Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education, Jamsara. So let's start our chemistry class today. So last class हमने क्या कवर किया था? एटॉमिक स्पीसीज के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन किए थे. आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में. बेसिकली आपके सिलेबस में एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. बट वी शुड नो व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम. किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है ये बात समझेंगे, तब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि व्हाई वी आर स्टडीइंग इट. क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम. तो हेडिंग लगा दी है एटॉमिक स्पेक्ट्रम. पहले समझिए स्पेक्ट्रम होता क्या है. लिखा है स्पेक्ट्रम इज द इंप्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म. इंप्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म व्हेन द रेडिएशन और रेडिएशंस, एक रेडिएशन भी हो सकता है और काफी सारे रेडिएशंस भी हो सकते हैं, ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ. हो सकता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन, हो सकता है अलग अलग रेडिएशन, अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन हो सकता है. इज और आर, मतलब अगर एक है तो इज बोल रहे हैं और अगर दो है या दो से ज्यादा है तो आर बोल रहे हैं. एनालाइज्ड बाय अ प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. कुछ नहीं समझ में आया है, बस नोट कर लिए हैं, ध्यान दीजिएगा. अब आपको पूछेंगे हम रेडिएशन पता है क्या है, ये पता होना चाहिए. और ये बात अगर नहीं पता तो इसके पहले जो वीडियो दिया हुआ है आप उसको पहले देख लीजिएगा. व्हाट इज रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन. चुपचाप से ये बात हमको आना चाहिए. ठीक है, मान लीजिए आपके पास रेडिएशन है, ध्यान से समझिएगा. आपके पास क्या है? रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई, ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है. अरे सर ऐसे तो नहीं होता है, आपने लास्ट क्लास समझाया ऐसे ऐसे चलता है. अरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये मान लो ये क्या है? रेडिएशन. ठीक है, इसको अगर किसी प्रिज्म के ऊपर डाला जाए, भाई साहब क्या है ये? प्रिज्म. क्या है ये? प्रिज्म. सुनो ध्यान से. तो क्लास 10 तो हम पास किए हैं. अगर प्रिज्म पर कोई रेडिएशन आएगा या कोई लाइट आएगा, मान लीजिए कोई लाइट है. अरे कोई लाइट है मतलब क्या? लाइट भी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो होता है. क्या प्रॉब्लम है? तो इसके साथ क्या होता है यहां पर भाई, यहां से जब लाइट निकलता है तो अलग अलग पैटर्न पे निकलता है. यस और नो बताइएगा. 7 कलर्स पे आता है. आपको कैसे पता आता है? आप क्या करते हैं, यहां पर एक स्क्रीन लगाते हैं. यस और नो. आप यहां पर क्या करते हैं? स्क्रीन लगाते हैं, जिसे हम यहां पे क्या कह रहे हैं? फोटोग्राफिक फिल्म. क्या कह रहे हैं यहां पे? फोटोग्राफिक फिल्म. ये क्या है? स्क्रीन है. तो यहां पर आप क्या पाते हैं? 7 डिफरेंट कलर्स. 1 2 3 4 5, इसी तरह से और 2 कलर होगा. 7 डिफरेंट कलर्स आप पाते हैं. यस और नो. और अलग अलग रीजन में आप पाते हैं. अलग अलग रीजन में मतलब समझ में आ रहा? अलग अलग जगह है. मान लीजिए इस तरह से आ रहा है. सबसे ज्यादा बेंड कौन होता है? वायलेट. इस तरह से याद किए होंगे, VIBGYOR. इस तरह से आपने पढ़ा होगा. तो मतलब वायलेट का एक बैंड बनता है, इसको क्या बोलते हैं? बैंड. उसके बाद इंडिगो का एक बैंड बनता है, उसके बाद ब्लू का एक बैंड बनता है, ग्रीन का एक बैंड बनता है, फिर येलो का एक बैंड बनता है, फिर ऑरेंज का एक बैंड बनता है, फिर रेड का एक बैंड बनता है. समझ में आ रहा कि नहीं? पट्टी बन रहा होता है. इसको देख के आप पता करते हैं कि अच्छा प्रिज्म से अगर कोई लाइट या रेडिएशन होकर गुजरा है तो ये 7 कलर्स में बट चुका है. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो डिफरेंट कलर्स ऑफ रेडिएशन को ऑब्जर्व करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम. एक साथ सभी कलर्स को एक पर्दा में, एक फोटोग्राफिक फिल्म में देखना ही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है. अब पढ़िए ध्यान से क्या लिखा हुआ है. अच्छा एक बात और, प्रिज्म के बारे में हमने अभी बात कर लिया. यहां पे लिखा है एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. क्लास 12 का टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है, वहां बहुत डिटेल में समझ में आएगा. थोड़ा बहुत समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा. मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से रखा हुआ है. इधर से कोई लाइट आ रहा है, इस तरह से इसका कॉर्नर पे टकराया और यहां पर एक हमने स्क्रीन लगा के रखा है जिसे आप फोटोग्राफिक फिल्म कह रहे हैं. तो क्या होता है ना, लाइट सीधा इस तरह से एक्सपेक्ट होता है कि इस तरह से जाएगा, लेकिन ऐसा जाता नहीं है. ये कॉर्नर से थोड़ा सा टिल्ट होकर के ना थोड़ा अंदर की तरफ आता है. यस और नो. आप ये रियलाइज कर सकते हैं, आप घर में इस तरह के प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं. आप आराम से एक ऑब्जेक्ट डाल दीजिए इस तरह से और लाइट पूरा अंधेरा कर दीजिएगा रूम, और इधर से टॉर्च को लगाइएगा. क्लियर है कि नहीं? जैसे ही टॉर्च को लगाइएगा तो क्या होगा, इसका परछाई पड़ेगा और परछाई आप देख पाएंगे थोड़ा डाउन करके पड़ेगा, एकदम सीधा सीधी नहीं पड़ेगा. क्लियर है कि नहीं है? तो इसको क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं. और यहां पर भी सीधा सीधी ऐसे लाइट पूरा पूरी नहीं आता. क्या होता है ना, इस तरह से पैटर्न बनते हैं. यहां पर भी इस तरह से यहां पे पैटर्न बनते हैं. जिस तरह से यहां पैटर्न आपको दिख रहा है ना, इस तरह से यहां भी क्या होता है? पैटर्न बनता हुआ दिखता है. यही जो पैटर्न्स हैं कलर्स के, अलग अलग कलर्स के,
उनको ही क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा, जैसे कि हमने यहां लिखा VIBGYOR, सभी कलर्स के अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है, यस और नो, सभी का अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है। लेकिन यहां जो रेडिएशन गया है उसका अपना एक वेवलेंथ है, यस और नो। मान लेते हैं इसका वेवलेंथ क्या गया है? लैम्डा गया है। तो यहां पर जब ये बटा है तो क्या इसी के बराबर होगा? नहीं, कुछ और, इसका कुछ और होगा, λ1 होगा, इसका कुछ और होगा, λ2 होगा। ऐसे करते करते आपका कई जब पैटर्न बनेंगे तो λn तक इस तरह से बनेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। इस तरह से पैटर्न जो है एक साथ आता है, और इस तरह के पैटर्न को एक साथ एनालिसिस करना, इस तरह से पैटर्न को एक साथ देखने को ही क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? एक बार थ्योरी पढ़ देते हैं, फिर से देखिएगा। स्पेक्ट्रम इज द इंप्रेशन प्रोड्यूस्ड, इंप्रेशन आया है, इंप्रेशन माने छाप, इंप्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म, दैट इज स्क्रीन, when the radiation or radiations of a particular wavelength or wavelengths is or are analyzed by a prism or diffraction grating। बोलिए समझ में आया? जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो प्रिज्म से पार होता है, या तो कोई ऑब्स्टेकल से होकर टकराता है तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है, या क्या होता है? प्रिज्म से जब निकलता है तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रिज्म से जो चीजें निकलती है अलग अलग कलर्स में बढ़ती है उसको भी क्या बोलते हैं आप लोग? डिफ्रैक्शन ही तो पढ़े हैं। डिफ्रैक्शन होता है और इससे क्या मिलता है? एक पैटर्न ऑफ कलर्स मिलता है, इसी को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। समझ में आ गया है? व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम? बाबू, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कई टाइप्स के होते हैं, ये बातें हमको समझना जरूरी है। यहां हमने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है, यही बस स्पेक्ट्रम है, ऐसा मत सोचिएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम हम देखने जा रहे हैं, और टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं मेनली। इसके अंदर में कई टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम्स हम देखेंगे। मेनली दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? ध्यान से समझिएगा। स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय अ इमिटेड रेडिएशन, जब कोई रेडिएशन इमिट होता किसी चीज से, निकलता है, जैसे किसी से गामा रेज निकल रहा है तो क्या हो रहा है? रेडिएशन इमिट हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है इमिटेड रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय इमिटेड रेडिएशन इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। अगर किसी भी रेडिएशन, कौन सा रेडिएशन? इमिशन, किसी से निकला हुआ रेडिएशन से के वजह से अगर कोई स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। आगे समझेंगे। दिस स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्ड्स टू द रेडिएशन इमिटेड, यहां लिखा हुआ एनर्जी एवॉल्व्ड, समझाएंगे, चिंता मत कीजिए, व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक एटम है, तो ये हमने बनाया उसका न्यूक्लियस, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता है। अरे सर थोड़ा हमने तो एडवांस पढ़ाई कर लिया है, ठीक है, हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जिसको अच्छा लग रहा है वो पढ़िए, और नहीं तो जिसको एडवांस पढ़ना है तो सीधे छलांग मार दीजिए, पेड़ के ऊपर चढ़ जाइए, कोई टेंशन नहीं है। बेसिक से पढ़ाना चालू किए हैं, हमको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं घूमते हैं, बट चीज़ों को समझाने के लिए पहले बेसिक से ही चलेंगे हम। सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन चारों ओर इस तरह से रिवॉल्व करता है। किसके चारों ओर रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही बात हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है, कई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आपको पता है, कई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आपको पता है। लेट सपोज कोई एक एटम ले लीजिए, कोई एक एटम का एग्जांपल ले लीजिए। लेट सपोज हम एक एटम का एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम। क्लियर है कि नहीं? सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11, मतलब प्रोटॉन इसमें कितने हैं सर? 11। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? तो बोलेंगे 11। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? जितने प्रोटॉन्स है सारे कहां पर है? न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में। इसको क्या कहते हैं बच्चा? ऑर्बिट कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऑर्बिट का नाम होता है KLMN, इस तरह से। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 कितना हो गया? 10, और M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, तो N का जरूरत पड़ा नहीं। तो हम यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को लिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहला में, मतलब नाम क्या है? K ऑर्बिट। L में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है, लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, और M में 1 इलेक्ट्रॉन तो हमने यहां लिख दिया। बोलिए सोडियम का एटम हमने तैयार किया है यहां पे, जो आप देख पा रहे हैं। और यहां पर प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है? 11 को प्रोटॉन है, और ये साला 11 को प्रोटॉन जो है ना, बाहर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करके रखा है, जाने नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? जाने नहीं देंगे तुझे। प्लस है, माइनस को अट्रैक्ट करके रखा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सुनो ध्यान से, आगे बात करते हैं। अगर इसको कहीं बाहर से एनर्जी मिलता है, ध्यान से सुनना, अगर इसको, इस एटम को बाहर से एनर्जी मिलता है, तो एनर्जी जैसे ही मिलता है वो क्या करता है? अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, अंदर के इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कह रहे हैं? अंदर के इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर का सेल यही है ना,
इसको आप क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। बोलो बच्चा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी को तुम क्या कहते हो? वैलेंस सेल। तो उतना डिटेल में नहीं जा रहा है अभी, फिलहाल हमको ये समझाना है, समझिएगा। सबसे बाहर का सेल ये है आपका, क्लियर है कि नहीं? उसके अंदर ये एक सेल है, उसके अंदर ये एक सेल है, क्लियर है कि नहीं है? सेल बोलिए या ऑर्बिट बोलिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी कह सकते हैं, सेल बोलिए या ऑर्बिट बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सबसे बाहर का ऑर्बिट ये है। देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए बाहर से इसको एनर्जी मिला, क्या मिला? एनर्जी मिला। अरे एनर्जी कैसे मिलेगा? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने डाला जिसपे क्या होता है? एनर्जी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी क्या होता है? E इक्वल टू एच न्यू, लास्ट क्लास हमने पढ़ा है, क्या होता है? E इक्वल टू एच न्यू। ये एनर्जी इसको मिला, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके क्या करेगा? ये जंप करके यहां पर जाएगा, यहां पर पहुंचेगा, और क्या बोलेंगे इसको? एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? सुनो ध्यान से, ये जो ऑर्बिट है ना, इसके पास अपना एनर्जी है, बोलो हाँ। ये जो ऑर्बिट है ना, इसके पास अपना एनर्जी है। ये जो ऑर्बिट है ना, इसका पास अपना एनर्जी है। ध्यान रखिएगा, सब ऑर्बिट्स के अपने अपने एनर्जीज हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, सन बीच में, मान के चलिए सन बीच में है, अर्थ घूम रहा है, उसी तरह से उसके आगे भी और भी प्लैनेट्स है, वो भी घूम रहे हैं। तो अर्थ क्या किसी और प्लेनेट के ऑर्बिट में जाकर के घूम सकता है? नहीं। इसका पीछे हमें ये बात समझना क्लियर है, समझना जरूरी है क्या, कि कोई अगर प्लेनेट है वो अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा, किसी और के ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, तो इसके पीछे कारण ये है कि ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है और जो प्लेनेट उस पर घूम रहा होता है उसका एनर्जी होता है, दोनों एसोसिएटेड होते हैं। मतलब यहां समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसका अपना एनर्जी है। दुनिया में हर पार्टिकल का अपना एनर्जी है, जिसे आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हो, क्लियर है कि नहीं? तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी है। जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है ना, उस ऑर्बिट का भी एनर्जी है, और उस ऑर्बिट का जितना एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन का उतना ही एनर्जी है। जैसे आप लोग हैं, बच्चे हैं, अभी मान के चलिए आपके लिए 100-200 या 1000-2000 रुपया बहुत है, तो आप अगर पॉकेट में 1000-2000 रुपया लेके चलते हैं तो पॉकेट गर्म रहता है, खूब मजा, खूब मस्ती, खूब मूड फ्रेश। यही चीज जब अगर आपके पॉकेट में 1 लाख रुपया डाल दिया जाए तो आपका मूड फ्रेश नहीं, आप पागल हो जाएंगे, आप एक्साइटेड हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पे ये बात है कि इसका जो एनर्जी है, उस एनर्जी के हिसाब से अगर इस ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है तो एसोसिएटेड है, दोनों साथ साथ चल रहा है। लेकिन बाहर से कोई एनर्जी आया और इस इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिल गया तो वो उस ऑर्बिट में नहीं रहेगा, उसको कहां जाना है? एक्साइटेड स्टेट में, जहां ज्यादा एनर्जी है। यस और नो? आप उन संगतों को ढूंढेंगे जिनके पॉकेट में 1 लाख रुपया है। तो हम कह रहे हैं, जितना न्यूक्लियस से दूर जाइएगा ऑर्बिट्स का एनर्जी उतना बढ़ता जाता है। इसका एनर्जी जो है, इससे इसका ज्यादा है, इससे भी इसका ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं है? सुनिएगा ध्यान से। तो इसको अगर एनर्जी मिला है कहीं से, तो ये एक्साइट होकर कहां जाएगा? कहां जाएगा? एक्साइटेड स्टेट, या आप बोल सकते हैं बाहर के ऑर्बिट में चला जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा हुआ है? व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक टू ग्राउंड स्टेट। अब आगे का समझना, यहां कैसे बाहर गया ये समझ में आया? बाहर कैसे जाएगा समझ में आया? बाहर से कोई एनर्जी पा करके वो एक्साइटेड हो जाएगा और बाहर जाएगा। लेकिन बच्चा याद रखिएगा, आपका पॉकेट में जो 1 लाख रुपया डाला गया था, वो उस समय के लिए डाला गया था, और जब आपको ये रियलाइज होगा ये 1 लाख रुपया हमारा है नहीं, आप खर्च कर चुके होंगे घूमते घूमते। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसको ये बात फील होगा थोड़ा देर के बाद, ये पैसा हमारा था नहीं। तो जितना एनर्जी वो लिया था किसी से, मतलब जितना पैसा वो लिया था किसी से, वो पैसा क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा, बाहर निकाल देगा। जैसे ही ये बाहर निकाल देगा, ये इसको अपना घर याद आएगा, मम्मी पापा याद आएगा, फिर ये रिटर्न मारेगा कहां? जहां से ये आया था वहीं। बांग्ला में एक गाना है, आगे आमी जेमनी चिली तेमनी कोई रे दे। जानता है कि नहीं जानता है? जानता है, बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रिटर्न होगा भाई। रिटर्न जब होगा तो क्या होगा? ये इसके पास एनर्जी था, ये एनर्जी को क्या करेगा? निकाल देगा। तो जब एनर्जी को निकाल देगा, ये जो एनर्जी निकल रहा है, इस एनर्जी को या रेडिएशन को, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ओके, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जब ये एनर्जी निकल रहा है या रेडिएशन निकल रहा है, इसको अगर आप एक फिल्म, क्या बोलते हैं इसको? फोटोग्राफिक फिल्म, या बोल सकते हैं स्क्रीन में, अगर पैटर्न वाइज लेंगे, तो पैटर्न वाइज जब इसको लेंगे तो इसको क्या कहेंगे आप? स्पेक्ट्रम कहेंगे। लेकिन इस टाइप का स्पेशल स्पेक्ट्रम है, इसका नाम क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम। ओवर, एक बार और रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बातें पूरा क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार और रिपीट करेंगे। एकदम छोटा करके लिख देते हैं आपको जो लिखना चाहिए।
ध्यान से सुनिएगा, ये रहा हमारा छुटकू सा एटम, ठीक है। यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इधर से इसको क्या मिला, रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी और वेवलेंथ। आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस पे डाला गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे आया, तो एनर्जी होता है इसके पास। ये एनर्जी किसको मिल गया, इस इलेक्ट्रॉन को मिल गया। ये इलेक्ट्रॉन चल के जंप किया, कहां पे, हायर स्टेट में जंप किया। कहां गया, लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, या बोल सकते हैं बच्चा लोअर स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। बोलिए क्लियर है कि नहीं। फिर क्या होगा यहां पर, ये वापस जाएगा यहां पे। तो यहां पे एक तो और ड्राइंग हम बना देते हैं इस सिचुएशन में, ताकि आपको समझ में क्लियर आए। यहां पर पहुंच चुका है इलेक्ट्रॉन, यहां से कहां पहुंच चुका है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है। अब इस दौरान क्या होगा, ये वापस अपना घर जाएगा, वापस अपना घर जाएगा। तो हो क्या रहा है यहां पे ना, एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लोअर स्टेट बोलिए या ग्राउंड स्टेट बोलिए। जहां किसी का घर है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। जहां पर जिसका घर है अगर वहीं पे है तो कहां पर है, ग्राउंड स्टेट पे है। तब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है। इस दौरान इससे क्या निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा। और इस रेडिएशन को अगर हम फोटोग्राफिक फिल्म या स्क्रीन पे लेते हैं तो यहां पर क्या आता है, स्पेक्ट्रम आता है। और ये स्पेक्ट्रम का नाम क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो रेडिएशन निकल रहा है वो क्या है, इमिटेड रेज या रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन। ये इमिटेड रेडिएशन के वजह से यहां पे जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ रहा है, इमिशन स्पेक्ट्रम। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, समझ में आ गया है बच्चा। इमिशन स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होते हैं आपका डिसकंटीन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम। इस चीज को पहले समझेंगे, फिर जो हमारा नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, उसको समझेंगे। क्लियर है कि नहीं है, तो चलिए समझते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी जस्ट बताया कि इमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। अभी तक हमने क्या समझा है पता है, स्पेक्ट्रम क्या है समझा। अभी तक हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है नहीं समझा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। व्हाट इज स्पेक्ट्रम अभी तक आया है। और स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, एक इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कि अभी तक नहीं समझा है। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है समझा है, और इमिशन स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप आपके सामने क्या है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। कई जगह पे इसको डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। भाई जो कंटीन्यूअस नहीं है वो डिसकंटीन्यूअस है, बात खत्म। क्लियर है कि नहीं, चलिए बात पर आते हैं। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे, व्हेन सनलाइट इज पास्ड थ्रू प्रिज्म इट गेट्स डिस्पर्स्ड, स्पेलिंग गलत है ठीक कर लीजिए, इट गेट्स डिस्पर्स्ड इनटू कंटीन्यूअस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स। समझो ध्यान से बाबू, एक प्रिज्म ले लिए, समझना जरूरी। इधर से आपका सनलाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, सनलाइट। आपको पता है जब प्रिज्म पे सनलाइट गिरता है तो क्या होता है, डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन होने के बाद ये 7 कंसेक्यूटिव कलर्स में, 1 2 3 4 5 6 7 कंसेक्यूटिव कलर्स में, कौन सा कंसेक्यूटिव कलर्स, कौन से कलर्स सर, 7 कलर्स हैं। और 7 कलर्स कौन कौन से हैं ना, VIBGYOR। इस तरह से आपको एक पैटर्न मिलता है, पैटर्न मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा लोग, क्लियर है कि नहीं, पैटर्न मिलता है। आपको यह बात समझाना चाहते हैं कि यहां पे जो कलर्स है ऑब्वियसली अलग अलग है। वायलेट का अलग होगा, इंडिगो का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे कलर्स होंगे, ठीक है ना, अलग अलग कलर्स के हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी सनलाइट प्रिज्म में डालेंगे तो जो कलर आएंगे, यहां पे अलग अलग कलर्स भले है लेकिन कंटिन्यूअस है। वायलेट स्टार्ट हो रहा है, जहां पर इंड हो रहा है, जिस पॉइंट पर इंड हो रहा है वहीं से इंडिगो स्टार्ट है, बीच में कोई गैप
नहीं है, ठीक है। इंडिगो जहां पे खत्म हो रहा है, ब्लू वहीं से स्टार्ट है, बीच में कोई गैप नहीं है। आगे का आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि कहीं पर भी बीच में गैप नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब, वर्ड को समझिए, कंटिन्यूअस का मतलब बीच में कोई गैप नहीं है। इसको हम क्या कह देंगे, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे पाते हैं, तो बता दिया कि जब सनलाइट को हम प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो डिफ्रैक्शन के वजह से एक स्क्रीन पे एक पैटर्न ऑफ कलर्स आते हैं, और ये सब कलर्स अलग अलग हैं। ये सब कलर्स अलग अलग हैं, सभी कलर्स के वेवलेंथ्स अलग अलग हैं, फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं। ऑब्वियसली क्लियर है कि नहीं। ये हो गया आपका क्या, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मेन मुद्दा में आते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। ये हमारा स्टडी का बात है। व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ध्यान से देखिए। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय एक्साइटेशन ऑफ अ सब्सटेंस आर एनालाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप। एक मशीन का नाम है, याद रखिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्पेक्ट्रम का स्टडी किस मशीन के हेल्प से होता है, किस डिवाइस के हेल्प से होता है, तो आप क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप। क्लियर है कि नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये किससे देखा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। अ सीरीज ऑफ थिन ब्राइट लाइंस ऑफ स्पेसिफिक कलर आर ऑब्टेन्ड, देयर इज अ डार्क स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कलर्स। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, समझे क्या। ये लिखा हुआ आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस चीज को नोट कर लीजिए, बिकॉज हम यहीं पे उस चीज को भी समझाने वाले हैं। उसके नीचे आप लिखेंगे, इसके नीचे आप ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये तो अब नॉर्मल बात है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, हम यहां समझने जा रहे हैं बच्चा लाइन स्पेक्ट्रम। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम कह रहे हैं, ये रहा एक एटम, ये रहा एक एटम, ये छोटकू सा एक एटम बना दिए। सुन ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चल एक और बना देते हैं ताकि समझा पाए हम। एक और ऑर्बिट बना दिया। मान ले एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है, जो कि कहां जा रहा है, बैक टू होम, बैक टू होम जा रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इसके पास जो एनर्जी था वो क्या कर दिया होगा, रिलीज कर दिया होगा, निकल गया है, ठीक। हो सकता है बच्चा, ध्यान से सुन यार, हो सकता है, ध्यान से सुन, ये जो इलेक्ट्रॉन है हो सकता है यहां नहीं जाकर के और पीछे चला जाए, यस और नो। तो जो यहां से रेडिएशन निकला इसका वेवलेंथ अलग होगा, और यहां से जो रेडिएशन निकला इसका वेवलेंथ अलग होगा। पहला बात तो ये क्लियर है कि नहीं। हो सकता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है जो कि यहां जंप किया, जरूरी नहीं एकदम बाहर से ही करेगा, बस हायर स्टेट से लोअर स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, यहां से जो रेडिएशन निकलेगा उसका वेवलेंथ अलग होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं, बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अलग अलग वेवलेंथ्स होंगे, अलग अलग वेवलेंथ्स होंगे, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। ये जो लास्ट ऑर्बिट आपको दिख रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और ये जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट दिख रहा है आपको, और ये जो फर्स्ट ऑर्बिट आपको दिख रहा है, सभी के अलग अलग एनर्जी लेवल्स है। हमने बोला था सभी के एनर्जीज अलग अलग है। तो इसका एनर्जी मान लेते हैं E1, इसका एनर्जी मान लेते हैं E2, इसका एनर्जी मान लेते हैं E3। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है कि नहीं। चलो अब हम अगर इसका पैटर्न यहां बनाने का प्रयास करें, सभी बच्चे इस बात को समझने में बहुत टाइम लगाते हैं, आपको हम एक बार में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए। अगर हम इसका पैटर्न लेने का कोशिश करें बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, तो क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन आएगा, पहले इस तरह से एक डार्क लाइन आएगा जो कि लाइट आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या आएगा जानते हो, एक ब्लैंक, ब्लैंक मतलब यहां पे क्या है, डार्क, यहां कुछ नहीं आएगा इसका मतलब। उसके बाद फिर क्या आएगा, एक लाइट आएगा, फिर क्या आएगा, डार्क आएगा। क्लास 12 में इसे आप फ्रिंज कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रिंज, चिंता की बात नहीं है, पढ़ना है हमें। फिर आपका एक लाइन आएगा, फिर आपका क्या आएगा, डार्क आएगा। आप घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है। यहां पे फिर लाइट आएगा और फिर डार्क आएगा। क्या समझ पा रहे हैं, ये जो रेड कलर हमने बनाया ना, सिर्फ वहीं पे कलर्स है, बाकी सब जगह कलर्स नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनना, कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से, सॉरी यहां वाला, पहला वाला देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पर जाता है ना, तो आपको यह दिखता नहीं है, ये दिखता नहीं। आपने एनिमेशंस में कोई चीजें इस तरह से देखी है कि यहां पर था, झट से गायब हुआ और यहां दिखने लगा, इसका रास्ता आपको दिखता नहीं।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां तक जाता तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी निकालते जाता, तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी निकलता जाता तो पैटर्न कंटिन्यूअस आने का प्रयास करता, लेकिन यहां ऐसा है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन यहां दिखेगा और जब गायब होगा तो यहां दिखेगा, या तो यहां दिखेगा। मतलब बीच का जो गैप है वहां कोई एनर्जी इस स्क्रीन को मिलेगा ही नहीं। इस वजह से बीच बीच में क्या आ गया है, यहां पे डार्क, कोई कलर नहीं देखने को मिलेगा। बीच में डार्क होने के कारण बता रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बीच में खाली जगह क्यों है? क्योंकि उस जगह किया ही नहीं है। ये गजब सा चीज बता रहे हैं आपको हम, कि यहां पर इलेक्ट्रॉन अभी आपको दिख रहा है और तुरंत इस जगह से अगर गायब हुआ तो दूसरा जगह देखने चालू हो जाएगा। यहां से यहां कैसे आया आपको नहीं दिखेगा, ये कह रहे हैं आपको। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, तो यहां से जब यहां जा रहा है तो धीरे धीरे रेडिएशन निकाल रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, वो पैटर्न आता जा रहा है। लेकिन यहां कोई नहीं रहा, यहां इलेक्ट्रॉन यहां दिखा, गायब, यहां दिखने लगा, तो यहां से यहां तक कैसे गया पता ही नहीं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहां से आएगा? कंटिन्यू कब आता समझ में आ रहा है? जब आपको पता है कि कहां से कहां जा रहा है। यहां ऐसा कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से गायब, यहां पे आ गया, तो जहां से जहां पर था वहां एक लाइन बना और जहां पर आया वहां एक लाइन बना, बीच का गायब। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और ये कब होता है? जब किसी सब्सटेंस का या एटम का एनालिसिस करते हैं तब का बारे में बात हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय एक्साइटेशन ऑफ अ सब्सटेंस। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सटेंस को एक्साइट करना पड़ेगा। एक्साइट क्यों करना पड़ेगा? ताकि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए? एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। और जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा तब क्या करेगा? रेडिएशन इमिट करेगा। रेडिएशन इमिट करेगा तभी हम स्पेक्ट्रोस्कोप से के हेल्प से हम ये स्क्रीन में ले सकते हैं कि पैटर्न किस तरह से आ रहा है, स्पेक्ट्रम किस तरह से आ रहा है। तो ये एक्साइट करना जरूरी है किसी सब्सटेंस का। एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, अ सीरीज ऑफ थीन, पतला पतला, ब्राइट लाइन्स ऑफ स्पेसिफिक कलर आर ऑब्टेन्ड। थीन, ब्राइट of specific color. Here if we have obtained red color, बीच में डार्क कुछ नहीं, फिर रेड कलर ही, फिर डार्क, फिर रेड कलर ही, फिर डार्क, फिर रेड कलर ही। मतलब यहां पे जितने भी कलर्स होंगे एक ही होंगे, लिखा हुआ है स्पेसिफिक कलर। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मतलब है यहां पे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब सर अगर हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का बात करें तो वहां 7 डिफरेंट कलर्स के पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, बट अगर लाइन स्पेक्ट्रम का बात करें तो वहां पर हमें सेम कलर के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, बट पैटर्न्स के बीच बीच में क्या होते हैं? गैप्स होते हैं, या बोल सकते हैं क्या होते हैं? यहां लिखा हुआ देखिए, देयर इज डार्क स्पेस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लाइंस। 2 लाइंस के बीच में क्या होता है? डार्क स्पेस होता है, डार्क स्पेस होता है, वहां कोई कलर नहीं होता है, और स्पेसिफिक कलर के होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर रेड मिल रहा है तो सब रेड है, ग्रीन मिल रहा है तो सब ग्रीन है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? इसका और लेवल अप करेंगे धीरे धीरे हम। तो अभी आपने सिर्फ ये समझा कि इमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं। एक बात और क्लियर ध्यान दीजिए, ये जो हमने पढ़ाई किया ना, किस पर बेस्ड किया? एटम पर बेस्ड। तो हमने ये बात समझा अभी कि जो भी बातें हमने यहां लाइन स्पेक्ट्रम के लिए पढ़ा, कहां पर, किस पे बेस्ड था ना? एटम पे बेस्ड था, किसी सब्सटेंस पे बेस्ड था। तो याद रखिएगा, जो आप हेडिंग लगा करके बैठे हुए एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यही इसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम ही क्या कहलाता है बच्चा लोग? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ध्यान रखिएगा, यही क्या है? यही क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम याद रहेगा। मतलब किसी भी एटम का, किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम बनाना है तो आपको किस तरह का पैटर्न मिलने वाला है? लाइन। मतलब लाइन मतलब समझ में आ रहा? एक कलर आएगा, फिर डार्क, फिर कलर आएगा, फिर डार्क, और सेम कलर्स, अलग अलग कलर्स नहीं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है? 7 डिफरेंट कलर्स के बैंड बनते हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? सेम कलर के बैंड बन रहा है और बीच बीच में क्या आ रहा है? डार्क आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? यहां समझाने का हमने प्रयास किया, पूरा प्रयास किया कि इलेक्ट्रॉन असल में क्या होता है? चंपत हो जाता है। चंपत मतलब समझते हैं कि एक जगह है फिर दूसरे जगह है, बीच में यहां से वहां कैसे गया पता नहीं। इसके लिए आपको स्कॉडिंजर्स इक्वेशन, वेव इक्वेशन पढ़ना होगा, जो कि आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर होगा। बट फिर भी हमने यहां पे समझाने का पूरा प्रयास किया। आपको क्लियर है कि नहीं है? दोनों बातें समझ में आ गया है? इसी को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम इसी तरह का आता है। लाइन स्पेक्ट्रम आता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है, कोई भी एटम हो। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम था वो क्या था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसको समझ लेते हैं। तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या था?
कि जब कोई रेडिएशन इमिट हो रहा है और उसको अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट में या फोटोग्राफिक फिल्म में ले रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, तो उसे हम क्या कह देते थे? इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कुछ और नहीं, जब कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इमिट नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा, उस समय अगर उसका पैटर्न लिया जाए तो उस पैटर्न को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमने लिख दिया, देखिएगा, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द क्या लिखा हुआ है? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा, और उस समय उसका हम क्या करें? स्पेक्ट्रम ले। स्पेक्ट्रम तो अब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कह देंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कह देंगे। वैसे आप क्लास 12 में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई मेटल है, कोई मेटल का सरफेस है, मान के चलिए यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा, टकरा रहा है। जैसे ही टकराता है बच्चा, तो मेटल के सरफेस में होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स। बोले थोड़ा सा हाई लेवल लगेगा अभी, क्योंकि ये बातें 12 के हैं, जो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, फिर फुल फिजिक्स में पढ़ेंगे, बिल्कुल मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। तो जो सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन एनर्जीज को क्या करते हैं ना? ले लेते हैं। क्या करते हैं? इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास ये जो एब्जॉर्ब हो जाता है एनर्जी, इसकी वजह से ये एक्साइट हो जाते हैं और इसके पास एक एनर्जी आ जाता है, नाम है इसका काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू करता है। इसके अंदर बहुत सारी कहानियां, हम एकदम ऊपर लेके चल रहे हैं, ठीक है? बाहर निकलना शुरू करता है, और बाहर निकलना शुरू करता है, ये चमकना शुरू करता है। और चमकना शुरू करता है, किस वजह से चमकना शुरू करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ रेडिएशंस भी बाहर आते हैं। क्या आते हैं? रेडिएशंस भी बाहर आते हैं। मतलब सर रेडिएशन बाहर आते हैं, और उस समय अगर हम पैटर्न ले लेंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम बोल देंगे। लेकिन नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कारण है क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लिया है और इलेक्ट्रॉन खुद बाहर निकला है। यहां पे खाली रेडिएशन बाहर नहीं निकला, इलेक्ट्रॉन साथ में निकल रहा है। और ये जब आप सरफेस देखिएगा मेटल का, तो चमक रहा होता है, बिकॉज क्योंकि रेडिएशन निकल रहा होता है। उस समय अगर आप पैटर्न ले रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास 12 का हिस्सा है। यहां पे हम नहीं जा रहे हैं कि इसको हम और कुछ करें। यहां पे जो आप निकल रहा है ना, आप उस समय उस सिचुएशन पे अगर उस सरफेस को टच कीजिएगा तो आपको करंट का भी फील होगा, जिसे आप फोटो करंट के नाम से आगे जानेंगे। क्लियर है? क्या नाम है? फोटो करंट। तो बहुत डिटेल में वहां पढ़ेंगे, यहां इसका कोई काम का नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये जो हमने पढ़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसके पीछे एक कारण है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सिलेबस में आपका क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है समझ चुके हैं ऑलरेडी। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने का मतलब यह है कि अब हाइड्रोजन गैस पर आपको क्या करना है? रेडिएशन डालना है। और इसके वजह से क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल पे आएंगे। उस समय इससे एक रेडिएशन इमिट होगा, जिसको हमको क्या करना है? स्क्रीन पे लेना है, जिसे हम क्या कह देंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह देंगे। बात क्लियर है? देखिए लिखा है पहला लाइन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसमें कोई डाउट है? हाइड्रोजन क्या है? एक एटम ही है तो है। और अगर किसी एटम का स्पेक्ट्रम आप ले रहे हैं तो वो क्या होगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा और लाइन स्पेक्ट्रम होगा। लाइन स्पेक्ट्रम दिमाग में फटाक से छप जाना चाहिए। मतलब सर एक लाइन आएगा, फिर डार्क आएगा, फिर लाइन आएगा, एक डार्क आएगा, फिर लाइन आएगा, मतलब कलर आएगा, डार्क आएगा, कलर आएगा, डार्क आएगा, और सभी कलर्स सेम होंगे। ठीक है, आगे बात किया जाए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, अ ब्लूइश लाइट इज इमिटेड। सुनो ध्यान से, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है आपके पास। क्या है? हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे कोई और गैस हो, चाहे कुछ और हो, एटम तो एटम है। ये रहा हाइड्रोजन का एटम। सर हाइड्रोजन एटम के पास ना एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। मतलब प्रोटॉन कितना है? सिर्फ 1 है। इलेक्ट्रॉन कितना है? सिर्फ 1 है। ओहो, इसीलिए इसी आदमी को चुना गया, हाइड्रोजन को। ये मैजिक देगा आपको। प्रोटॉन तो हमने न्यूक्लियस में डाल दिया, ये लीजिए, प्रोटॉन हमने न्यूक्लियस में डाल दिया। 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि यहां है। क्लियर है कि नहीं? इसको मिला क्या? इसको मिला रेडिएशन। इसको मिला रेडिएशन। ये एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो ये जंप करके कहां चला जाएगा? एक्साइटेड में चला जाएगा। बोलो हाँ कि ना?
एक्साइटेड में चला जाए। सिर्फ और सिर्फ यही एक्साइटेड है जरूरी नहीं है, इसके बाहर भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि तूने एनर्जी कितना दिया। ध्यान से देख, मान ले भाई, समझाने के लिए समझा रहे हैं, आगे डिटेल में बहुत समझना है हमें। एक एक ऑर्बिट का एनर्जी हमें पता होना चाहिए, एक एक ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है हमें पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ रहे हैं। -13.6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उतना डिटेल में अभी नहीं समझा रहे हैं, आगे जाएंगे। मान लीजिए इसका एनर्जी है बाबू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन। अरे समझने के लिए समझा रहे हैं हम, बस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता नहीं, हमें भी पता है। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तूने जो रेडिएशन दिया, मान ले, एक बात और मानना पड़ेगा कि दूसरा जो ऑर्बिट है उसका रेडिएशन, चल यहां पे इस तरह से नहीं, अलग से लिख देते हैं ताकि यहां पे ज्यादा घिचपिच ना हो, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं। मान लीजिए के का, एल का, एम का, एन का, सबका अपना अपना एनर्जी होता है, हमने बताया। लेट सपोज कि इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑब्वियसली नहीं होता है, हम समझा रहे हैं। आगे जाएंगे तो बढ़ेगा, मान लेते हैं 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उसके बाद 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस प्रकार है, समझते चलिएगा, समझाने के लिए बात समझा रहे हैं, लिखे हैं, क्लियर है कि नहीं? सुनिएगा ध्यान से। तो अगर आपने यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, सुनो ध्यान से, अगर रेडिएशन जो दिया है उसमें कितना एनर्जी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जंप करके कहां चला जाएगा? अरे 10 इसके पास है ना, अभी कहां पर है? के पर है, फिर एल पर है, फिर एम पर है। तो के पर अगर है तो इसका एनर्जी कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दे दिया तो जंप करके कहां चला जाएगा? के से एल में। मान लीजिए आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये यहां जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। कहां जाएगा? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, मतलब एम पे चला जाएगा। मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी तो इससे भी बाहर चला जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सुन ध्यान से, अब ध्यान से सुन, अब क्लियर है कि नहीं? यहां तक तो सब क्लियर है। ये डिपेंड करता है तो तूने कौन सा रेडिएशन डाला, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कहां जंप करके बाहर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब पहुंच गया, अब जहां पहुंचाना था वहां पहुंच गया वो। उसके बाद जब ये रिटर्न आएगा, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये वापस यहां से यहां आ रहा है, उस समय इससे निकलेगा जो रेडिएशन, जिसे आप इमिशन रेडिएशन कहेंगे। इस समय आप जो यहां पैटर्न लीजिएगा तो आएगा, कैसा आएगा? एक बार कलर, एक बार डार्क, फिर एक बार कलर, फिर एक बार डार्क, फिर एक बार कलर, एक बार डार्क, फिर एक बार कलर, एक बार डार्क, ऐसा आएगा। जिसे आप लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, अब तो हाइड्रोजन पे कर रहे हैं तो इसीलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सुनिएगा ध्यान से, अब आगे सुनिएगा ध्यान से। हो सकता है आपने ये जो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भेजा था, कहां भेजा था? यहां भेजा था, और इस समय अगर यहां से यहां वापस आएगा तो ऐसा जो पैटर्न आपने पहला बार निकाला था वैसा नहीं आएगा, अलग आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब यहां से जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आपने गया तो कितना वोल्ट एनर्जी की? देखिए 15 से 10 पे आ रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वाला रेडिएशन निकला है, तो ये पैटर्न आया। लेकिन अगर यहां से यहां वापस आ रहा है, मतलब कितना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कहां से कहां जा रहा है सर? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहां जा रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वापस जा रहा है। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। तो यहां से जो रेडिएशन निकल रहा होगा उस समय कितना का निकल रहा होगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पैटर्न जो आएगा, क्या ये इसके सेम होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली सेम नहीं हो, अलग अलग पैटर्न्स इसके मतलब मिलेंगे। लेकिन ये बात फिक्स है, ये बात फिक्स है क्या? कि भाई एक बार कलर डार्क, यस और नो। यहां पे जो कलर सब में सेम आएगा, लेकिन यहां पे जो कलर जरूरी नहीं कि इसके बराबर हो, कुछ और कलर हो सकता है, क्योंकि इसका जो एनर्जी है इससे रिलेटेड वेवलेंथ अलग हो सकता है, और अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है। लेकिन एक बार जब आप पैटर्न निकाल रहे हैं उस समय सभी के कलर सेम होंगे। जब दूसरा बार निकाल रहे हैं तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस हिसाब से, उस एनर्जी के हिसाब से उसका वेवलेंथ होगा, और उस वेवलेंथ के हिसाब से उसका कलर भी होगा। मतलब इस पैटर्न का कलर, इस पैटर्न का कलर अलग हो सकता है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनिएगा आगे ध्यान से। तो यह बात यहां पे लिखा हुआ है कि when an electric discharge is passed through hydrogen gas at low pressure, जब इसको एक लो प्रेशर का कंडीशन में हाइड्रोजन गैस को रखेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, तो क्या आएगा? ना थोड़ा सा जलता हुआ लगेगा। कौन सा कलर का जलता हुआ लगेगा? ना ब्लूइश लाइट इज इमिटेड लिख रहा है, ब्लू कलर के लाइट इमिट होंगे, वो कुछ और नहीं, रेडिएशन है। जब इसे हम स्क्रीन पे लेते हैं, आगे लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, दिस लाइट शोज डिसकंटिन्यूअस लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग,
एक लाइन दिखेगा तेरे को, एक लाइन है, उसके बाद एक लाइन और दिखेगा, इसका मतलब अगर एक लाइन दिख रहा है, दूसरा लाइन उसके ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब बीच में गैप है, जो कुछ नहीं दिख रहा है। जहां पे कुछ नहीं दिख रहा वो क्या है? डार्क है। यहां लाइन दिख रहा है तेरे को, यहां पे लाइन दिख रहा है, यहां लाइन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब वहां पे क्या है? डार्क है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। सब आइसोलेटेड लाइंस होंगे, मिक्स नहीं होंगे। एक लाइन ऐसा मिला, एक लाइन दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा आइसोलेटेड, मतलब अलग अलग दिखेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे बात करते हैं। ऑल द लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैव लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड एंड हम्फ्री सीरीज। अब इस बात को समझना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने ये बात समझाया आपको कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर आ रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। कहीं से भी अगर आ रहा है और अगर पहला ऑर्बिट पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर कहीं से भी आ रहा, मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट से आ रहा, फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट से आ रहा फर्स्ट ऑर्बिट में, हो सकता है फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा फर्स्ट ऑर्बिट में, आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा, कहीं से भी आ रहा है, तो वहां पर एक सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम मिलता है। उस सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम का नाम है क्या? लाइमन। उसको क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। सिमिलरली कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, कहां? कहीं से भी, मतलब यहां नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट से मत लेके चल जाना। फर्स्ट ऑर्बिट से यहां ले जाने का मतलब क्या? एक्साइट कर रहे हो तुम। जब वापस ही हो, वापस ही हो का मतलब अगर थर्ड से सेकंड में आ रहा है, या फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, या फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है, आकाश सेकंड में आ रहा है, तो उसका नाम क्या दे देंगे? बामर। सिमिलरली अगर थर्ड पे आएगा तो पास्चन, अगर फोर्थ पे आएगा तो ब्रैकेट, अगर फिफ्थ पे आएगा तो पी फंड, अगर सिक्स्थ पे आएगा तो हम्फ्री। बोलिए समझ पा रहा है कि नहीं आ रहा है? फाइनल कहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये बात पे ध्यान देना है। कहां से आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आगे समझिएगा ध्यान से। ये जो नाम सब आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, दीज स्पेक्ट्रल सीरीज वेर नेम्ड बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड देम। जो जो साइंटिस्ट ने इस बातों को डिस्कवर किया है, बताया है, उन साइंटिस्ट के नाम पर यह सीरीज का नाम दे दिया गया है। बोले क्लियर है कि नहीं? चलिए इस बात को समझते हैं एक बार और, ध्यान से देखिएगा। ये सब लिख चुके हैं सभी कोई थ्योरी? देखिएगा ध्यान से, हम जो समझाएं ये बात को एक बार यहां पे इस तरह से आप अगर लिख लें तो आपको ज्यादा याद हो जाएगा। फिर आगे हम तो बहुत डिटेल में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेंगे। इस वीडियो में वो बातें कवर नहीं होंगी, हम सिर्फ यहां पे इंट्रो दे रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर हम लेबल बना रहे हैं, ये बना दिया हमने n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 का मतलब समझते हो बच्चा? के, अरे पहला वाला ऑर्बिट। चलो दूसरा वाला ऑर्बिट ये है n इक्वल टू 2। ये कौन सा ऑर्बिट है? l। ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, और इसे स्ट्रेट लाइन बना दिया, समझाने के लिए बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन थोड़ी होता, सबको पता है। उसके बाद तीसरा वाला बना रहे हैं n इक्वल टू 3, के एल एम हो गया। देखिएगा ध्यान से, यहाँ गैप सबसे ज्यादा होगा, थोड़ा गैप कम हो गया। हाँ, वो बातें आगे समझ में आएगा गैप क्यों कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ बस ऐसे ही आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद कराने के लिए बस तरीका हम आपको बता रहे हैं। गैप कम होता जाता है, जनरली आप यहाँ देख पा रहे हैं गैप कम नहीं हो रहा है, लेकिन गैप कम होता जाता है। ठीक है, n इक्वल टू क्या है? 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8, ऐसा चलता जाएगा। के एल एम एन ओ पी क्यू आर। चलिए ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चा। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हो सकता है सेकंड से फर्स्ट में आए, हो सकता है थर्ड से फर्स्ट में आए, हो सकता है फोर्थ से फर्स्ट में आए, हो सकता है सिक्स्थ से फर्स्ट में आए, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, कहीं से भी फर्स्ट में आए। तो ऐसा जो सीरीज मिल रहा है, इस सीरीज का नाम क्या है? लाइमन। क्या नाम है? लाइमन। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा? अगर कहीं से भी आ रहा है लेकिन सेकंड पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, कहां पर आ रहा है? सेकंड पर आ रहा है। अगर सेकंड पर आ रहा है बच्चा, तो क्या बोलेंगे इसको? बामर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, कहीं से भी आ रहा है लेकिन थर्ड पे आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है लेकिन थर्ड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, अरे थर्ड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? लाइमन हो गया, बामर हो गया। उसके बाद क्या है? पास्चन। ठीक है कि नहीं? उसके बाद फिर चलो देखो, कहीं से भी आ रहा है लेकिन कहां पे आ रहा है? फोर्थ पे आ रहा है। कहां पर आ रहा है? फोर्थ। यहां नहीं, कहां पर? फोर्थ पे। n इक्वल टू कहां पर? 4 पे, यहां पर आ रहा है, n इक्वल टू 4 पे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ब्रैकेट। क्लियर है कि नहीं?
उसके बाद क्या है, पी फंड। उसके बाद पी फंड कहीं से भी आ रहा है, बट कहां पर आ रहा है, n = 5 पर आ रहा है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको क्या बोल देंगे, पी फंड। क्लियर है कि नहीं? और आगे कहीं से भी आ रहा है, बट n = कहां पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हम फ्री। हम फ्री हो गए। PHREY, PHREY। ध्यान से, यहां अगर नहीं दिख रहा आपको तो हमने यहां पे अच्छा से लिखा है, देखिएगा, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, हम फ्री। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? सुनिएगा ध्यान से। अब इससे मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि यहां पे n = कहां है, यहां पे n = 2 है, 2 से 1 में आ रहा है। अगर 2 से 1 में आ रहा है तो जो रेडिएशन निकल रहा है उस रेडिएशन का आपसे पूछ लिया जाए, बता जरा वेवलेंथ क्या है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि चल बता जरा n = 5 से इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो चल वेवलेंथ बता। हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि 5 से सेकंड में आ रहा है, कहां पर आ रहा है, सेकंड में, मतलब कौन सा सीरीज है, सेकंड में आने का मतलब कहां, बामर। समझ में आ रहा? कहीं से भी आए, सेकंड में आए, मतलब क्या है, बामर। तो जरा बता इससे जो रेडिएशन निकलेगा इसका वेवलेंथ क्या होगा। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किस टाइप का सवाल हो सकता है? क्लियर है कि नहीं? तो चलिए एक फॉर्मूला है, इस चीज को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को ओवर करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने अभी बताया कि इस सवाल में वेवलेंथ पूछा जा सकता है, कब, कि कहां से कहां पर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। अगर ये आपको बता दिया जाए, उससे क्या होता है, रेडिएशन इमिट होता है, और जो रेडिएशन इमिट होता है उसका वेवलेंथ क्या है पूछ दिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट नाम था रिच, RITZ। क्या साइंटिस्ट का नाम है, RITZ, रिच। इन्होंने एक एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस किया, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। यहां लिखा हुआ है वेव नंबर इज इक्वल टू, हमको पता है क्या क्या होता है वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1/λ। और लैम्डा इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, C/V। तो 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/C। ठीक है, इक्वल टू, ये बात पर ध्यान दीजिए, इस बात को रट्टा मारिए, क्या है, R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इस बात को याद कीजिए, सीधा सीधी 1/λ इक्वल टू दिस मच है, या न्यू बार इक्वल टू दिस मच है, या V/C इक्वल टू दिस मच है। मतलब इससे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। हम सिर्फ वेवलेंथ के बारे में बात किए थे, आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, जो वेव निकल रहा है इमिशन के बाद, उस वेव का वेलोसिटी कितना ये भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा आप, यस और नो, काम हो जाएगा। ये R बंदा क्या है, R क्या है, R का वैल्यू होता है 109,678 पर सेंटीमीटर। ऑलवेज ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये बदलता है, कहीं पे बदलेगा नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि नहीं बदलता कभी। नाम क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या नाम है, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये हमेशा ये कांस्टेंट आपको लगाना है यहां पर। क्लियर है कि नहीं? हम न्यूमेरिकल इसका कराएंगे तब आपको इसका ट्रिक्स बताएंगे। इतना बड़ा वैल्यू को यहां बैठाइएगा ना, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशंस हम आगे बात करेंगे। हम यहां थ्योरी पार्ट में बात कर रहे हैं अभी, तो चलिए चलने दीजिए, समझना पड़ेगा। आर हमने समझ लिया। व्हाट इज N1? N1 इज ग्राउंड स्टेट, N1 इज ग्राउंड स्टेट, और N2 इज एक्साइटेड स्टेट। बोलिए समझ में आ रहा है? मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट का मतलब कहां पर आया, और एक्साइटेड स्टेट मतलब कहां से आया, कहां से आया। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा सवाल देते हैं, इसके हेल्प से आप इस चीज को बनाने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए आपको बोल दिया गया, इफ in Balmer series electron jumps from sixth orbit, then calculate the wavelength of radiation emitted.
ये सवाल देखिए, एक छोटा सा सवाल आपके साथ बोल रहा है, इफ इन बामर सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 6th ऑर्बिट देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड। तो वेवलेंथ निकालने बोला है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोले क्लियर है कि नहीं? सो व्हाट इज n1 एंड n2 हियर? n1 आपको निकालना पड़ेगा, n2 आपको निकालना पड़ेगा। n1 का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। n1 का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट, मतलब कहां पर आया है। अरे बामर सीरीज लिखा हुआ है, बामर सीरीज में कहां पर आता है हमेशा बात, n का वैल्यू क्या है, यहां पे 2 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा? यहां पे देगा नहीं कहां से आया, अगर सीरीज लिख दिया है तो कहां से आया, कहां पर आया ये बात देगा नहीं, कहां से आया हमेशा बता देगा, हमेशा कहां से आया बता देगा। कहां पर आया बता सकता है, अगर सीरीज नहीं बताया तो, अगर नाम दे दे रहा सीरीज का तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कहां आया होगा। बामर सीरीज में कहां पर आता है, n इक्वल टू 2 पर आता है। कहां से आया, 6th ऑर्बिट से आया है लिख रहा है, तो n का वैल्यू क्या है, 6 है। बोले क्लियर है? तो 1/λ इक्वल टू क्या कीजिएगा आप यहां पर 109678 डिवाइड बाई इंटू 1/n1 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 1/6 स्क्वायर 36 हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आपका आंसर आपके हाथ में, वो हम नहीं सिखा रहे। आपको समझ में आ रहा है क्या बातें हमने क्लियर किया आपका? इसके लिए सेपरेट आपको जो है क्लासेस मिलेगी, चिंता की बात नहीं। कुछ हर टॉपिक का जो भी जिससे भी सवाल बन सकता है उस टॉपिक को हम कवर करेंगे अलग अलग सेपरेट वीडियोस में। जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो भी सवाल बन सकते हैं एक वीडियो में क्लियर करेंगे। तो फिलहाल हमने थियोरेटिकल कंसेप्ट से पूरा कवर कर दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। आपको शुरुआत किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम से समझाने, एक्चुअली एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी नहीं, स्पेक्ट्रम से समझाने। स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं, समराइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब रेडिएशन इमिट करता है और उस समय अगर पैटर्न लिया जाता है स्क्रीन में तो उसे क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है उस समय रेडिएशन को पैटर्न में लिया जाए, मतलब फोटोग्राफिक फिल्म में लिया जाए, स्क्रीन में लिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फर्दर हमने पढ़ा इमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप के हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है ना, सिंपल, जब कोई प्रिज्म पे सनलाइट आगे गिरता है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, उसको स्क्रीन में डालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्या पाते हैं हम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मतलब लगातार आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे ऑफ डिफरेंट कलर्स। लाइन स्पेक्ट्रम में हमने ये बात पाया कि जब एटम पे हमने रेडिएशन डाला तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद उसको घर वापस ही हुआ, रिटर्न बैक टू होम। उस समय पे क्या होता है, उस एटम से रेडिएशन इमिट होता है और उस रेडिएशन को अगर फोटोग्राफिक फिल्म पे लिया जाए तो कैसा पैटर्न मिलता है या कैसा स्पेक्ट्रम मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसे आप क्या नाम दिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। फर्दर एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझते समझते हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पास आए, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही आपके सिलेबस में है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, एक एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रम का ही। और हमने यहां पे सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। ये याद रखने होंगे कि इसका जो n1 का वैल्यू है दैट इज ग्राउंड स्टेट है वो क्या है। लाइमन का 1 होता है, बामर का 2 होता है और पास्टन का 3 होता है, ब्रैकेट का 4 होता है, पीफंड का 5 होता है और हम्फ्री का 6 होता है। ग्राउंड स्टेट आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? सवाल कैसे बनाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, हमने एक आपको समझा के यहां पे बताया। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम एटॉमिक मॉडल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।